डेरिवेशन हमने करी थी। डेरिवेशन में एक दिक्कत आ रही थी कि लास्ट में जो सिलेबस है, लास्ट में जो था वो थोड़ा वीडियो लैग कर रही थी। तो आई गेस आज कोई वीडियो लैग नहीं कर रही है। तो मैं वो डेरिवेशन दोबारा करवा रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में किया था, बिकॉज आप लोगों ने करी है, समझ में आ गई, अच्छी बात है। तो जल्दी समझ में आ जाएगी, लास्ट पोर्शन का दोबारा सम कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला पोर्शन मीन वैल्यू, जिनको दिक्कत हो रही थी, ऐसा है कि वो डेरिवेशन दोबारा कराने की जरूरत है या मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ? सर कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू कर लो सर। कंटिन्यू कर लो सर। सभी को आ गई थी वो डेरिवेशन समझ में? यस सर। यस सर। ओके, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब जो डेरिवेशन हम करेंगे वो और जो कल लास्ट क्लास में डेरिवेशन करी थी वो सिमिलर है। जस्ट एक फॉर्मूला का डिफरेंस है, बाकी पूरा सिमिलर डेरिवेशन है। वो कैसे, वो आप देखोगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे, लास्ट क्लास में हमने किया था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज हम करेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो मीनिंग पूरा वही है, डेफिनेशन आप लिखो फिर समझो, क्योंकि अगेन वही बात है, हाफ साइकिल के लिए बात होगी, सेम सर्किट के लिए बात होगी, सेम स्टडी करंट की बात होगी। जितना पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो जाएगी, वहां चार्ज की बात हो रही थी क्योंकि करंट की बात हो रही थी, यहाँ ईएमएफ है तो पोटेंशियल की बात हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, the mean or average value of alternating EMF over a half cycle, is that value of constant EMF, which would send the same amount of charge, through a circuit, in the time of half cycle, सर चार्ज के बाद क्या था? that value of constant EMF which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, as is sent by alternating EMF, as is sent by alternating EMF through the same circuit in the same time, सोनम लास्ट क्लास की वीडियो आप, अच्छा इसकी तो अभी ऑडियो ही कनेक्ट नहीं की है। हाँ सोनम, लास्ट क्लास की वीडियो आपने देखी थी? नहीं। क्यों नहीं देखी आपने? अभी भी इसमें कंटिन्यू करेंगे हम, देखना चाहिए था आपको टाइम से। यही होता है, जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं ना वो लेट करते हैं, ये मैंने देखा है, चाहे क्लास के साथ नहीं चलेंगे। हाँ, तो डेफिनेशन हो गई, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ over a half cycle is that value of constant EMF which would send the same amount of charge through a circuit
in the time of half cycle as is sent by alternating EMF through the same circuit in the same time। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर 7, सोनम चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है लास्ट क्लास में, और एक ही डेफिनेशन हमने करी थी, और जो मैं अभी बता रहा हूँ वही सेम चीज हमने लास्ट क्लास में करा था, बट आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ईएमएफ है और लास्ट क्लास में करंट था। मतलब सेम है, मतलब जो तरीका है वो सेम है। कैसे? ये कह रहा है कि एक सर्किट है, ठीक है, उस सर्किट में एक ईएमएफ है पोटेंशियल, यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है एसी सोर्स। अब वो कह रहा है कि हमने वहां पे क्या पढ़ा था, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक कांस्टेंट करंट जितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सर्किट में हाफ टाइम के लिए भेजता है, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ टाइम के लिए सेम सर्किट में अगर एसी भेज देगा तो वो क्या कहलाएगा? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा, है ना। हमने यही बात करी थी ना कि तो सेम बात यहाँ पे भी हो जाएगी अप्लाई कि एक कांस्टेंट ईएमएफ जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ टाइम में एक सर्किट में भेजेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ भेज दे सेम टाइम में सेम सर्किट में, तो उस ईएमएफ को हम क्या बोल देंगे? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इतनी बात क्लियर? जितना चार्ज कांस्टेंट ईएमएफ हाफ टाइम में एक सर्किट में भेजेगा, उतना ही चार्ज अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ हाफ टाइम में सेम सर्किट में भेज दे तो उसे हम क्या कह देंगे? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। yes sir। ओके, तो सभी को क्लियर है? तो अब क्लियर है तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? सोनम समझ में आई बात? सोनम, सर एक और बार रिपीट कर दो। एक सर्किट है, उस सर्किट में ईएमएफ दो तरीके के हो गए। ईएमएफ का मतलब आप समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक हम ले रहे हैं कांस्टेंट ईएमएफ की बात कर रहे हैं और एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एसी की बात होती है। तो वो कह रहा है कि जो कांस्टेंट ईएमएफ है, अगर एक अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ टाइम में यानी हाफ साइकिल में एक सर्किट में भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर उतना ही करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर उतना ही चार्ज, जितना चार्ज कांस्टेंट ने भेजा है उतना ही चार्ज हाफ टाइम में सेम सर्किट में अगर भेज देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्लियर? yes sir। सोनम, सोनम हाँ भैया। आ गया समझ में? हाँ आ गया। ओके ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। डेफिनेशन लिख ली। अगेन अब हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन वाला जो पार्ट है वो सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? देखो, हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें क्या है कि हर जगह हमने आई का यूज किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ई का यूज करेंगे। बट आपको पता है कि जो ई है वो आई के साथ रिलेट करता है ना। ई जो है वो किसके साथ रिलेट करता है? आई के साथ रिलेट करता है। तो लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन करी थी, अगर उसी डेरिवेशन में करंट की जगह ईएमएफ लिख दो और आई के जगह ई बाय आर लिख दो, पूरी डेरिवेशन से। कैसे? लेट डेरिवेशन वाला पार्ट हम अगर करते हैं तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर मैं बात करूंगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर मैं बात करूंगा यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, सॉरी अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। जिस तरीके से I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब अगर हम करंट आई की वैल्यू, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, तो उसी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू अगर देखें और रेजिस्टेंस आर है, एट दैट इंस्टेंट आई बी द करंट,
आई बी द करंट, तो करंट होगा तो करंट और इसमें क्या रिलेशन होगा, ई बाय आर, ये रिलेशन होगा। इफ आर क्या है, इफ आर क्या है, आर रेजिस्टेंस है, तो ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मान लेते हैं कि लेट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कांस्टेंट करंट के थ्रू भेजा जा रहा है, यानी कि जो हम डी क्यू की बात कर रहे थे। निशु जी इतना लेट कैसे हो गए आप? सर मुझे लगा 6 बजे होगा क्लास। और क्लास ग्रुप में मैसेज किया है मैंने। सर फोन नहीं था ना मेरे पास। अच्छा, 5 बजे होती है अब क्लास, क्लास का टाइमिंग 5 बजे हो गया। ओके सर। कोई दिक्कत? सर डेली है अब। डेली मतलब, हाँ मतलब 5 बजे ही कर दी है मैंने। किसी की कोई क्लास तो नहीं होती 5 बजे? नो सर। निशु? नो सर। हाँ तो 5 बजे क्लास शेड्यूल होगी है, MWF, हाँ MWF 5 to 6 क्लास चलेगी, हो सके तो एक्स्ट्रा भी चल सकती है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं निशु मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट क्लास में आप थे? निशु यस सर। लास्ट क्लास में आप थे? हाँ सर, हाफ क्लास। हाँ तो फिर वही है, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने करंट की बात करी थी, आज हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके आगे क्या लिखेंगे कि जो आई है, लेट्स से ये जो आई है ये कांस्टेंट है। इफ दिस स्ट्रेंथ ऑफ करंट is remains constant for small time dt, then dq charge is sent by alternating EMF, है ना। तो dq इस dt में इतना सा अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF। तो वो चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू आई dt, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू में टाइम। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या है हमारे पास, E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब ये तो आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। लेट Q be the टोटल चार्ज, ठीक है, Q क्या है, टोटल चार्ज है। एक मिनट, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो लेट Q बी द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है फॉर टाइम t/2 के लिए, है ना, 0 से t/2। तो आप देखिए टोटल निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, लिमिट क्या लगेगी, 0 से t/2। अब E नॉट और R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, E नॉट बाय R कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी 0 से t/2। अगेन सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में किया था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। और मैंने बताया था कि ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म हमेशा इंटीग्रेशन में कहाँ आती है, नीचे, ये आ गया नीचे, लिमिट क्या लग गई, 0 से t/2। माइनस है बाहर निकाल लो,
और ओमेगा भी बाहर निकाल सकते हैं, cos ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या है, ये 0 से t/2 है, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करोगे तो माइनस ई नॉट बाय ओमेगा आर, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर में क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0, है ना। और ओमेगा टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई के, मैंने बताया था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 पाई के। ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है 11th में। तो ओमेगा टी की जगह पे हम 2 पाई पुट कर सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई नॉट कॉस ई नॉट ओमेगा, ये ओमेगा है ध्यान रखना, ओमेगा आर, और यहाँ आ जाएगा cos 2 पाई बाय 2 माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 0 की वैल्यू 1, 2 से 2 गया, cos पाई की वैल्यू -1, -1 यानी कि क्या आ जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू क्या बचा, 2 ई नॉट बाय ओमेगा आर, 2 ई नॉट बाय ओमेगा आर, ये Q इज इक्वल टू आ गया। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। इफ हम मान लेते हैं, इफ इज द EM इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, EM बाय आर इंटू में T/2, EM बाय आर इंटू में T/2, ठीक है, EM बाय आर इंटू में T/2, क्योंकि सेम चार्ज हमने यूज किया था, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, जैसे यहाँ पे यूज किया है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, I की जगह हमने E/R यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देखते हैं, EM T/2 अपॉन में R इज इक्वल टू 2 ई नॉट बाय ओमेगा आर। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2/R से R कैंसिल हो सकता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है, तो इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, T इज इक्वल टू 2 ई नॉट बाय 2 पाई इंटू में 2 पाई बाय टी, है ना, 2 पाई बाय टी, टी ऊपर चला जाएगा, टी से टी कैंसिल, और 2 से अच्छा इधर का 2 उधर चला गया, तो ठीक है 2 उधर चला गया तो कितना आ गया, क्या आ गया ये, 2 ई नॉट बाय 2 पाई, नहीं ठीक है, E मीन वैल्यू ऑफ EMF इज इक्वल टू 2 बाय पाई ई नॉट, ठीक है, ये रिलेशन आया है। अब 2 बाय पाई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 2 बाय पाई की वैल्यू क्या लिखी थी, 63.7 यानी 0.6, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.637 ई नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीन वैल्यू होती है वो 63.7% होती है ऑफ पीक वैल्यू के। ई नॉट का मतलब है पीक वैल्यू, ध्यान रखना, और EM का मतलब है मीन वैल्यू। तो ये रिलेशन आ गया मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। सेम प्रोसेस है, जो डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में करी थी उसमें हमने इस E/R की जगह पे I नोड यूज किया था, तो इससे हमें ये पता चलता है कि I नोड इज इक्वल टू क्या है, E नोड बाय R है। बस जहां पे E नोड बाय R दिख रहा है वहां I नोड था, बाकी पूरा चीज तो सेम था। इसमें किसी को कोई दिक्कत, देखिए आप पूरी डेरिवेशन देखिए एक बार स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप में दिक्कत आ रही हो आपको। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे dq इज इक्वल टू आई डी टी लिखा। dq इक्वल टू IDT लिखा, हाँ बिल्कुल। हाँ सर, फिर अगले स्टेप में ये आई की वैल्यू डाली और dt तो है ही थी। अच्छा
कोई बात नहीं, dt लिखना भूल गया मैं, लो ठीक है, ये dt, dt लिखना भूल गया, चलो हो गया, आप ठीक हो गया। और बोलिए, बता दिया करो जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना भूल गया था। और बोलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर नोट करिए जल्दी से। मैं बात करूं तो इसमें आप करते रहो नोट। एसी चैप्टर में बेसिकली क्या है कि चैप्टर जब पढ़ोगे तो टर्म्स बहुत पड़े पड़े से लगेंगे आपको, बट क्या है कि कुछ डायग्राम्स हैं, जैसे फेजर डायग्राम पे सॉल्व करना। हालांकि जो अभी पीडीएफ आई है डिलीटेड सेक्शन वाली की, तो वो डिलीटेड सेक्शन वाली पीडीएफ मैंने अभी पढ़ी नहीं है, बिकॉज मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, तो वो तो मैं देखूंगा नहीं, मैटर नहीं करता है। बट आप लोग देख लेना, जैसे आपके मतलब बोर्ड में तो वही आना है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, वो हट के ही आएगा। बट इस चैप्टर में जो फेजर डायग्राम है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम आगे अभी करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में। तो ये चीजें, और इसमें इस चैप्टर में पिछले चैप्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि कैपेसिटेंस का इफेक्ट, इंडक्टर का इफेक्ट, रेजिस्टेंस का इफेक्ट। तो पिछले चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, तो आपको पीछे के चैप्टर्स जरूर आने चाहिए। आई गेस हो गया होगा सबका। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू, जिसे हम वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, और हम बोल सकते हैं इसको इफेक्टिव वैल्यू, और इसको हम बोल सकते हैं वर्चुअल वैल्यू, मतलब ये नेम है, ऐसे बोले जाते हैं। ठीक है, आईआरएमएस, वर्चुअल और इफेक्टिव। तो यहाँ पे आईआरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर और एवरेज में क्या फर्क है? रूट मीन स्क्वायर और एवरेज में मैंने बताया था कि एवरेज जब आप फुल साइकिल का निकालते हो तो वो जीरो आ जाता है, इसलिए हम एवरेज हमेशा हाफ साइकिल का निकालते हैं। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूरे साइकिल का निकालते हैं, यानी कंप्लीट साइकिल का, जीरो से टी टाइम के लिए। ठीक है, एक ये डिफरेंस है। दूसरा, जब हम मीन वैल्यू की बात करते हैं तो हम चार्ज की बात करते हैं कि सर्किट में चार्ज भेजा गया है, जबकि जब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं तो इस केस में हम हीट जनरेशन का बोलते हैं कि सर्किट में हीट कितना जनरेट हुई है, यानी एनर्जी कितना जनरेट हुई है। 10th में आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, जिसका वे हीट का फॉर्मूला पढ़ा था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में टी, उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे 10th में जो पढ़ा था। ठीक है, इसलिए कहते हैं पिछला भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो और आपको पता है कि 12th 10th से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम हीट की बात करेंगे कि हीट कितना जनरेट हुआ है उसके बेस पे। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, हाफ टाइम की जगह फुल टाइम हो गया है, सर्किट सेम है, चार्ज की जगह हीट जनरेशन हो गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी is defined as that value of steady current. The root mean square value of AC is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat, which would generate the same amount of heat in a given resistance, in a given resistance, in a given time, in a given resistance, in a given time, as is done by the AC, as is done by the AC
as is done by the AC when passed through the same resistance, when passed through the same resistance सर गिवन टाइम के बाद given time as is done by the AC, as is done by the AC as is done by the AC when passed through the same resistance, when passed through the same resistance for the same time, when passed through the same resistance for the same time. The root mean square value of AC is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time. ठीक है, सारी चीजें वही हैं, सेम बात है, रेजिस्टेंस है, कह रहा है कि कांस्टेंट करंट इस रेजिस्टेंस में से अगर फ्लो होता है कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए, गिवन टाइम मतलब फुल साइकिल की बात हो गई, तो टी टाइम के लिए आर रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है तो एक अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, क्योंकि हमने जूल फ्लो ऑफ हीटिंग पढ़ा है, इसी रेजिस्टेंस में से अगर करंट पास होगा तो उस रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होती है। तो अकॉर्डिंग टू आरएमएस वैल्यू डेफिनेशन कि अगर कोई कांस्टेंट करंट टी टाइम में रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा। अगर इतना ही हीट सेम रेजिस्टेंस की बात हो रही है, अगर इतना ही हीट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में अगर एसी जनरेट कर देता है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट करंट एक रेजिस्टेंस में टी टाइम के लिए जनरेट करता है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए अगर एसी जनरेट कर देगा तो उसे हम आरएमएस वैल्यू बोलेंगे, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्लियर सभी को? यस सर, Yes, sir. तो दोबारा सुनिए, कांस्टेंट करंट सेम टाइम में, यानी जितना टाइम है टी टाइम में, सेम रेजिस्टेंस जो आर है उसमें जितना हीट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, अगर उतना ही अमाउंट ऑफ हीट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए अगर एसी जनरेट कर देता है तो उसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोलेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये तो हो गया जिसको समझ में आ गया, अब ये बोलो जिसको नहीं समझ में आया, वो जवाब कम ही आता है। किसी को कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? सर कांस्टेंट करंट का उल्टा हमारा एसी के लिए है। हाँ, हीट कांस्टेंट और की जगह, हाँ मतलब कांस्टेंट का ये तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और एसी है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ओके सर, तो इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो था डेफिनेशन वाला पार्ट, अब है डेरिवेशन वाला पार्ट, और आपकी क्लास होने वाली है डिस्कनेक्ट, तो आप रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं बना रहा हूँ, री होस्ट कर रहा हूँ। सर वेरी गुड। रिकॉर्ड करना भूल गए, अब रिकॉर्ड हुआ है। चलिए, बाकी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, कोई नहीं, अभी दोबारा समझा देंगे, लास्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। डन सर। बाकी बच्चों का हो जाए तो बता देना, ना भूल जाते हैं। हाँ, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी, तो एच इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टी, तो ये डेरिवेशन पार्ट हो गया। अब इसमें देखो क्या है कि इसको ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई वी का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2, तो आर से आर गया, टी से टी गया, तो
आई वी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अंडर रूट आई नोड का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 1/√2, 1/√2 आई नोड, है ना, आई वी की वैल्यू। और 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.70, इसको डिवाइड करो। 0.707। ये हो जाएगा 0.707 आई नोट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 70.7% ऑफ आई नोट, ये लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव यानी कि वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू की कितनी होती है, 70.7% होती है। ठीक है, और ये डेरिवेशन पार्ट था किसका, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, आप लोगों का जो है, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो मैं डेरिवेशन का स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से समझाता चलूंगा। स्टार्टिंग में आपने डेरिवेशन समझी कि डेरिवेशन में क्या है, जो सेम रेजिस्टेंस है सेम टाइम के लिए जो हीट जनरेट करेगा कांस्टेंट करंट, उतना ही अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है। और अगर मान लीजिए दिस स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज remains constant for small time dt, देन जो हीट प्रोड्यूस होगी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस R, तो वो क्या होगी, वो होगी डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। अब ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो टाइम की जगह स्मॉल टाइम ले रहे हैं तो इसलिए बन गया आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। तो ये डी एच की वैल्यू हो गई, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी। आई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो गया। अगेन नेक्स्ट अगर देखें तो एट लेट एच बी द टोटल हीट जनरेटेड। ठीक है, तो टोटल हीट जनरेट करोगे तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, 0 से t टाइम के लिए। ठीक है, कैसे करोगे, 0 से t टाइम के लिए, तो 0 और t, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर, आर को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया बाहर, आई नॉट स्क्वायर आर अंदर बच गया 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो इसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमने आपको ध्यान देना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो आप देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, कांस्टेंट 2 है बाहर निकाल दिया, अंदर फिर देखो 1 और cos 2 ओमेगा टी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, अब 1 यानी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, क्योंकि 2 ओमेगा कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से t, 0 से t। ठीक है, और h इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में t,
लिमिट पुट करोगे t माइनस 0, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे t माइनस 0, तो ये तो हो गया 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई होता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, तो साइन 2 ओमेगा t की जगह पाई रख दिया, 2 पाई रख दिया, तो क्या बन गया ये 4 पाई, तो साइन 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा माइनस 0। अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 से जितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही रहेगा, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। ये तो t हो गया, साइन 4 पाई भी 0, ये भी 0, तो बचा t, क्या बच गया h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन में 2। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद क्या करते हैं कि लेट जो IV है इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो हीट जो जनरेट होगी, हीट जनरेट जो होगी इन रेजिस्टेंस R for same time t, वो क्या होगी h इज इक्वल टू आई इंटू में रेजिस्टेंस इंटू में टाइम। ये इक्वेशन हो गई 2। इन दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप देखोगे आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन में 2, ये आर टी से आर टी गया, तो आई वी इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2, तो आई वी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय रूट 2 आई नोट, ठीक है। 1 बाय रूट 2 को डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.70 आई नोट, इसका मतलब आई वी इज इक्वल टू क्या हो गया 70.7% ऑफ आई नोट। तो ये आ गया आपका वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू होता है वो कांस्टेंट पीक वैल्यू के 70.7% होता है, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में किया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया आप लोगों की वजह से, क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।